नमस्कार बच्चों। अध्याय 13 पर्यावरण में कल हम बात कर रहे थे जल प्रदूषण की। क्या होता है जल प्रदूषण, इसकी परिभाषा हम कल देख चुके हैं और इसी प्रकार कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो जल को प्रदूषित करते हैं। आज बात कर रहे हैं हम प्रमुख जल प्रदूषक कौन से हैं। प्रदूषक हम पहले भी बात कर चुके हैं, ऐसे पदार्थ जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। तो जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ हैं कुछ इस प्रकार। सबसे पहले अम्ल, इसी प्रकार क्षार, विभिन्न प्रकार के रंग और रंजक। आगे बात करें साबुन, अपमार्जक, संश्लेषित अपमार्जक, विभिन्न कार्बनिक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ। आगे और ले सकते हैं हम विभिन्न कीटनाशी, खेती के काम में आने वाले, शाकनाशी, रासायनिक उर्वरक, तेल, गंध व गंधलापन, विषाक्त धातुएं, जैसे लेड, मरकरी आदि, तथा गर्म बहिर्स्राव। इस प्रकार से ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो सामान्यतः जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। अम्ल, क्षार, रंग और रंजक। इसी क्रम में आगे साबुन, अपमार्जक, संश्लेषित अपमार्जक, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, कीटनाशी, शाकनाशी और रासायनिक उर्वरक। साथ ही साथ तेल, गंध व गंधलापन, विषाक्त धातुएं जैसे कि लेड, मरकरी, जिंक, गर्म बहिर्स्राव।
भाग लेंगे हम जल प्रदूषण के क्या प्रभाव हैं जो हमारे सामने आते हैं। सबसे पहली बात हम कर सकते हैं जल प्रदूषण के प्रभावों में, जलीय पौधों की अधिकता से जलीय ऑक्सीजन की कमी होना। और जब जलीय ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो जलीय जीव ये ऑक्सीजन ही तो लेते हैं अपनी श्वसन क्रिया में, तो वो क्या लेंगे। तो इस प्रकार जलीय पौधों की अधिकता से जलीय ऑक्सीजन की कमी होना, जिससे कि मछलियां व छोटे जीव मरने लगते हैं। ये है पहला जल प्रदूषण का प्रभाव। दूसरा, जैसे कि हम बात कर चुके थे कि समुद्री जल में तेल के रिसाव से जल प्रदूषित होता है। तो इस स्थिति में तेल क्या करता है, ऑक्सीजन के लिए एक वायुरोधी परत बना लेता है। तेल की परत जब पानी के ऊपर आ जाती है तो ऑक्सीजन अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में जलीय जीवों को ऑक्सीजन आसानी से नहीं मिलती। तो तेलीय प्रदूषण के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने से जलीय जीव मरने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं जल प्रदूषण से। दूषित जल पीने से कई प्रकार के रोग जैसे हैजा, टाइफाइड तथा उदर रोग व पेचिश आदि हो जाते हैं यदि व्यक्ति दूषित जल का सेवन करता है। तो इनमें से किसी भी रोग से वो प्रभावित हो सकता है। इसी प्रकार न सिर्फ मनुष्य ही रोगग्रस्त हो सकते हैं, वरन विषाणु और सूक्ष्म जीव युक्त पानी पी लेने से पशुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग सामने आ जाते हैं। चौथा प्रभाव, विषाणु तथा सूक्ष्म जीव युक्त पानी पीने से पशुओं में भी विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं।
और पांचवा और अंतिम प्रभाव हम ले सकते हैं कि दूषित जल में उपस्थित भारी धातुएं जैसे लेड, मरकरी, जिंक तथा कैडमियम ये जो भारी धातुएं हैं ये बहुत घातक हैं मानव के लिए। तो दूषित जल में उपस्थित भारी धातुएं जैसे कि लेड, मरकरी, जिंक और कैडमियम घातक होती हैं। यकृत तथा वृक्क को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो कि प्रदूषित जल से देखने के लिए मिलते हैं। एक बार पुनः, जलीय पौधों की अधिकता से जलीय ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जिससे कि मछलियां व छोटे जीव मरने लगते हैं। दूसरा प्रभाव, जल में तेल के मिल जाने से यानी कि तेलीय प्रदूषण होने से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप भी जलीय जीव जो कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन पर ही निर्भर करते हैं श्वसन क्रिया के लिए, वो मरने लगते हैं। तीसरा प्रभाव, दूषित जल पीने से मनुष्य में कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिश और विभिन्न प्रकार के उदर रोग। विषाणु और सूक्ष्म जीव युक्त पानी को यदि पशु भी पी लेते हैं तो उनमें भी विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। और लास्ट पांचवा पॉइंट, विभिन्न प्रकार की जो भारी और विषाक्त धातुएं हैं जैसे लेड, मरकरी, जिंक और कैडमियम, ये मनुष्य के लिए घातक हैं और यकृत और वृक्क पर अपना हानिकारक प्रभाव डालती हैं। कारण और प्रभाव जानने के बाद हम बात कर सकते हैं कि कैसे हम इस प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। सबसे पहले हमें एक ऐसे कार्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें कि हम जल का प्रबंधन कर सके, जो अपशिष्ट जल है उसका निराकरण किया जा सके। तो सबसे पहले मुख्य बात है एकीकृत जल। तथा अपशिष्ट प्रबंध के कार्यक्रमों की आवश्यकता। और इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो मुख्य बातें शामिल की जा सकती हैं,
इनमें निम्न बातें सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला, जल उपचार। दूसरा, अपशिष्ट जल उपचार। तीसरा हो सकता है कि अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण। उसे फिर से शुद्ध करके काम में लिया जा सके। और चौथा जो है वो उत्पाद पुनः प्राप्ति। इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम हैं जो कि एकीकृत जल व अपशिष्ट प्रबंध के कार्यक्रमों में सम्मिलित किए जा सकते हैं। चौथा, उत्पाद पुनः प्राप्ति। अब ये जो इसमें एक बात है, अपशिष्ट जल का उपचार किया जाए। अपशिष्ट जल का उपचार करने के लिए फिर से हम 3 तरीके काम में ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका हो सकता है ऑक्सीकरण व स्थिरकारी पोखर। दूसरा तरीका, सिंचाई के उद्देश्य से वाहित मल बहिस्राव का उद्धार करना। और तीसरा तरीका इसमें सम्मिलित किया जा सकता है कि हम प्रदूषकों को हटा दें। प्रदूषकों को हटाना। एक बार पुनः, जल को प्रदूषित करने से रोकने के लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं। सबसे पहले ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता है जिनमें एकीकृत जल और अपशिष्ट प्रबंधन किया जाए। इस प्रकार के कार्यक्रमों में जो बातें शामिल की जा सकती हैं उनमें सबसे पहला जल उपचार, दूसरा अपशिष्ट जल उपचार, तीसरा अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण कर लिया जाए और चौथा है उत्पाद की पुनः प्राप्ति। उसमें से हम बात कर रहे हैं कि अपशिष्ट जल का उपचार किस तरीके से किया जा सकता है, तो आगे हम कह रहे हैं 3 तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा अपशिष्ट जल का उपचार किया जा सके। सबसे पहला है ऑक्सीकरण व स्थिरकारी पोखर। पोखर आप सभी समझते हैं, तालाब। एक इस प्रकार के तालाब में
इस दूषित जल को रखा जाए और उसके बाद ये जो जल है सूर्य की किरणों से और गर्म जलवायु से ऑक्सीकृत हो जाए ताकि जो अशुद्धियां हैं वो इससे दूर हो सके। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि जो वाहित मल अपशिष्ट हैं, जो बहिर्स्राव निकलते हैं, उनका उद्धार किया जाए और उसे हम सिंचाई के काम में लें। तीसरा तरीका, प्रदूषकों को उसमें से हटा दिया जाए और प्रदूषकों को हटाने के फिर से 4 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए जल कुंभी द्वारा। ये जल कुंभी अपशिष्ट जल में से जो धातुएं हैं उनका अवशोषण कर लेती है बहुत हद तक, तो ये मुक्त कर सकती है जल को विभिन्न प्रकार की भारी धातुओं से। दूसरा काम हम कर सकते हैं मूल क्षेत्र उपचार तकनीक द्वारा। अभी ज्यादा डिटेल हमारे कोर्स में नहीं है। तो पहला तरीका प्रदूषकों को हटाने का हो सकता है जलकुंभी के द्वारा। दूसरा हो सकता है मूल क्षेत्र उपचार तकनीक और तीसरा हो सकता है व्युत्क्रम परासरण द्वारा लवणों को हटाना। व्युत्क्रम परासरण की जो क्रिया है वो आजकल आप जो आरओ सिस्टम सुनते हैं पानी शुद्ध करने वाले, उनमें भी यही तकनीक काम में ली जाती है और जिसके द्वारा लवणों को हटाया जाता है। इसी प्रकार चौथी तकनीक जो हो सकती है वो है, यहाँ चौथी तकनीक है, इसे हम ऊपर ले लेते हैं। वैद्युत अपघटन तथा आयन विनिमय रेजिन द्वारा धातुओं को हटाना। तो इस प्रकार ये 4 तरीके ऐसे हैं हमारे सामने जिसके द्वारा प्रदूषकों को हटाया जा सकता है। नोट करने के लिए फिर से आपको समय दिया जाएगा। समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद। जो लोग नोट नहीं कर पाए हैं, अपशिष्ट जल उपचार में 3 तरीके हम देख रहे थे। ऑक्सीकरण व स्थिरकारी पोखर, सिंचाई के उद्देश्य से वाहित मल बहिर्स्राव का उद्धार करना, और तीसरा है प्रदूषकों को हटाना। प्रदूषकों को हटाने के लिए 4 तरीके काम में लिए जा सकते हैं। सबसे पहला जल कुंभी द्वारा, दूसरा मूल क्षेत्र उपचार तकनीक और तीसरा व्युत्क्रम परासरण द्वारा लवणों को हटाना, और चौथा ऊपर की तरफ है। चौथा तरीका हो सकता है वैद्युत अपघटन तथा आयन विनिमय रेजिन के द्वारा धातुओं को हटाना।
इन सब के साथ कुछ ऐसे उपाय भी किए जा सकते हैं जिससे जल की उपलब्धता में बढ़ोतरी की जा सके। जल की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु उपाय। सबसे पहले तो जैसे कि हम बात कर चुके, जल एक बहुमूल्य संसाधन है। जब तक लोगों में सामाजिक चेतना विकसित नहीं होगी कि जल इतना महत्वपूर्ण है सभी क्रियाकलापों के लिए, हमारे जीवन के लिए, तब तक कोई भी प्रयास जो है वो सार्थक नहीं सिद्ध हो सकते। इसलिए सबसे पहला काम किया जाए सामाजिक चेतना विकसित करना। इसी प्रकार आगे नदियों और झीलों आदि के, नदियों झीलों आदि के प्रदूषण नियंत्रण हेतु कानून बनाया जाना। इसी प्रकार नदियों झीलों के जो आवास क्षेत्र है, आवास क्षेत्रों में सुधार, प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण किया जाए, जलाशयों में विसर्जित करने से पूर्व घरेलू, औद्योगिक आदि अपशिष्टों को उपचारित किया जाए। इसी प्रकार वर्षा जल का संग्रह किया जाए। वर्षा जल का संग्रह, संग्रह प्रारक्षणों का विकास, और अंतःभौमिक
जो जल भंडार हैं, उनका बड़े पैमाने पर विकास किया जाए। अंतः भौमिक जल भंडारों का बड़े पैमाने पर विकास। एक बार पुनः हम उन सभी उपायों की बात कर रहे थे जिसके द्वारा जल की उपलब्धता में वृद्धि की जा सकती है। सबसे पहले लोगों में सामाजिक चेतना विकसित की जाए। नदियों, झीलों आदि के प्रदूषण नियंत्रण हेतु उचित कदम उठाए जाएं, कठोर कानून बनाए जाएं और उनका सख्ती से पालन भी करवाया जाए। नदियों, झीलों के आवास क्षेत्रों में सुधार किया जाए। प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण किया जाए। जलाशयों में विसर्जित करने से पूर्व घरेलू और औद्योगिक जो भी अपशिष्ट हैं उन्हें उपचारित किया जाए। वर्षा जल का संग्रह किया जाए। संग्रह प्रारक्षणों का विकास किया जाए और अंतः भौमिक जल भंडारों का बड़े पैमाने पर विकास किया जाए। इन सभी बातों का यदि ध्यान रखा जाता है तो जल प्रदूषण को काफी सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है और जल भी हमें काफी लंबे समय तक उपलब्ध हो पाएगा, ऐसा सोचा जा सकता है। आगे बात करते हैं हम मृदा प्रदूषण के बारे में। जिस प्रकार से हमने वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के बारे में चर्चा की है, बात हम करते हैं अब मृदा प्रदूषण की। सबसे पहले क्या है मृदा प्रदूषण? मृदा में से उपयोगी पदार्थों का हटना तथा हानिकारक पदार्थों का मिलना मृदा प्रदूषण कहलाता है। उपयोगी पदार्थ धीरे धीरे प्रदूषण के कारण हटते जाते हैं और हानिकारक पदार्थ उसमें मिलते जाते हैं धीरे धीरे। ऐसा होने से जो मृदा है उसकी उपजाऊ क्षमता पर असर पड़ता है और मृदा जो है वो अनुपजाऊ तथा बंजर हो जाती है। क्या कारण है मृदा प्रदूषण के?
3 श्रेणियों में हम इसके कारणों को बांट सकते हैं। सबसे पहला, औद्योगिक अपशिष्ट। दूसरा, नगरीय और घरेलू अपशिष्ट। और तीसरा, कृषि गतिविधियों से निकले अपशिष्ट। सबसे पहले यदि हम औद्योगिक अपशिष्ट की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के उद्योगों में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो रंग के रूप में, रंजक के रूप में, विभिन्न प्रकार की धातुओं के रूप में हो सकते हैं, तेल और ग्रीस आदि के रूप में हो सकते हैं। तो ये सब प्रकार के जो अपशिष्ट जो विभिन्न प्रकार के उद्योगों से निकलते हैं उन्हें भी मृदा के अंदर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और ये आगे चलकर मृदा को प्रदूषित करने का काम करते हैं। दूसरे अपशिष्टों में बात हम कर सकते हैं नगरीय या घरेलू अपशिष्ट। तो घरों से निकलने वाले जो भी हम सामान काम में लेते हैं उनके डब्बे खाली होते हैं, वो प्लास्टिक की थैलियां सबसे ज्यादा प्रदूषण जो फैलाती हैं। इसी प्रकार तेल, ग्रीस, खाली टूथपेस्ट की जो ट्यूब्स हैं, तो इस प्रकार न जाने कितना ही कचरा घर और नगरों से निकलता है, वो सब भी मृदा के ऊपर जो छोड़ा जाता है, फेंका जाता है, प्रदूषण का कारण बनता है। तीसरे प्रकार का जो कारण हम बात कर सकते हैं कृषि गतिविधियों में निकले अपशिष्ट। विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशी, शाकनाशी, खरपतवारनाशी, न जाने कितने प्रकार के रसायन कृषि कार्य में काम में लिए जाते हैं। धीरे धीरे ये जो रसायन है ये मृदा पर लगातार काम में लिए जाने के कारण उस उपजाऊ मृदा को बंजर मृदा में बदल देते हैं, क्योंकि इन पदार्थों के द्वारा भूमि या तो क्षारीय प्रकृति की हो जाती है या फिर उसकी प्रकृति लवणीय हो जाती है और दोनों ही प्रकार की मृदाएं जो हैं वो खेती के काम योग्य नहीं रहती। इस प्रकार ये 3 कारण जो हमें समझ में आते हैं वो है मृदा प्रदूषण के। समय हो चला है क्लास का, इसलिए अगली क्लास में बात करेंगे हम क्या प्रभाव है इस मृदा प्रदूषण के, कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। नमस्कार।